का तहे दिल से शेरू प्लेलिस्ट टीवी पर खुशामदीद हैं। और अब आप टेलिम इस्तांबुल सीजन 3 की दास्तां के 44 का चौथा हिस्सा का आगाज सुनेंगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए हजरात लुफ्त उठाए। अब इटली के पुलिस स्टेशन में जिमरे खुशनौदी के साथ रवाना होने लगी तो जिमरे के आंखों के सामने ओज़बे नामी शख्स का बंदा मौजूद खड़ा हुआ और उस बंदे ने कलाम किया कि चलिए जिमरे मैडम, आपकी मंजिल आपको पुकार रही है। जिमरे पर कुछ लम्हे के लिए हैरानी छाने लगी। फिर जलाल ने जिमरे को देख के अर्ज किया कि जिमरे, तुम रुक क्यों गई और इस बंदे को क्यों मुसलसल देख रही हो? ये वही बंदा है जिसने अपने मासूम बच्चों का बाप होते हुए भी अपने निहत्ते हाथों में असला पकड़ के जेल में जाने वाला था, सिर्फ इसलिए इसको ऐसा लग रहा था इसके बंदूक के निशाने पर पूरी दुनिया घुमती हो, जब चाहा जिसको चाहा बंदूक उठाए और चला दी। इस इंसान ने मुझ पर गोली चलाई है और ये नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा। बड़ा बेवकूफ इंसान और बेतहजीब जबान है और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। पर तुम अक्लमंद और तहजीबदार हो और तुम मुझे गैर जिम्मेदार नहीं लगती। क्या तुम इसे पहचानती हो? ये तुम्हारा मुलाजिम क्यों बनना चाहता है और तुम खुद मुलाजिमा हो, और एक मुलाजिमा का गुलाम कौन बनना चाहेगा भला? मुझे ताजुब ने आ घेरा जब मैंने इसकी जबान से तुम्हारा नाम सुना। तो जिमरे ने बंदे को देखकर जवाब दिया कि मैं इसे नहीं पहचानती। तो उस बंदे ने सब सुनकर जवाब दिया कि जलाल साहब, आप भी ना। मैंने कब कहा कि ये मुझे पहचानती है, पर मैं इसे पहचानता हूँ। पहले ये मोहतरमा नगमे गाया करती थी, मैं इनके नगमों का शायकीन हूँ। पहले इनका नाम जिमरे कराचाय हुआ करता था। जलाल साहब ने कहा कि जो भी हो, ये ना भूलना तुम पर जलाल की निगाहों की हकम्मत होगी और तुम महज बेबस हो के पासदारी कर सकोगे। एक लिहाज से अच्छा हुआ, अब तुम्हारी दौड़ तहजीबदार लड़की की हाथ में है। अब तुम थोड़ी सी तहजीब इस लड़की से सीख लेना, फिर तुम शायद अपने बच्चों की सरपरस्ती के यकीनन अहल हो जाओगे। उस बंदे ने कलाम किया कि जलाल साहब, अब बहुत देर हो चुकी है। बचपन से लेकर अब तक इस किस्म की जबान बन पाई है। अब मेरी जबान वो उम्र नहीं रही तहजीब के बड़े बड़े अल्फाज सीख सके, पर दुआ करता हूँ बिना बड़े बड़े अल्फाज सीखे बेगे जो आप चाहते हैं वो तहजीब में सीख जाऊं। तो जलाल ने कलाम किया कि तुम्हारी बहुत करम नवाजी होगी कि तहजीबदार बन जाओ। वक्त के हाथों पहले सीख लेते ये तुम पर नौबत न आती। ये जबान ही मुकाम बनाती है। चलो, बहुत बातें हो गई, अब तुम इसे इस्तांबुल लेके जाओ। ये काम जो तुमने लिया है वो काम अपनी नेक नियति से सर अंजाम देना। इस काम में तुमने रत्ती भर खियानत की तो मेरा नाम याद कर लेना। तुम्हारे हवाले 2 बच्चों की माँ और ये मेरी आयशा बेटी की तरह बेटी है। तो जिमरे फौरन बोली कि हम ही चलना चाहिए। और हाँ जलाल साहब, आप मेरे बाप की तरह हैं, मगर दर हकीकत में आप मेरे बाप नहीं। हमारा ताल्लुक कोई और ही है जो आपके लिहाज से शर्मिंदगी के बाइस है और आप अच्छी तरह समझते हैं। मेरा ताल्लुक इस माटी से वाबस्तागी है। आपकी नज़र में इस माटी की हैसियत का कोई आला मुकाम नहीं। मैं नहीं समझती कि कोई और इंसान बहैसियत आला मुकाम रखता हूँ और मुझे अपनी बेटी समझे। ये मैं नहीं चाहती, तो लिहाजा आप मेरी फिक्र ना करें। तो जलाल ने कहा कि मैंने तो एक औरत ज़ात की फिक्र की है और मुझे शौक नहीं आयशा के अलावा किसी को अपनी बेबी कहूँ। मैंने तुम्हें इंसानियत के नक्ते बेटी कहा है। तो जलाल खामोश अब रह गए। अब जिमरे ने ओज़बे को कहा कि अब हम चले। तो दोनों जलाल के सामने रुखसत हो चले। अब जिमरे और ओज़बे एक साथ पुलिस स्टेशन से बाहर नमूदार हुए। अब एक अतराफ में ओज़बे जिमरे को कार की तरफ ले जाके कार में बैठाता है और एक अतरफ में ओज़बे और यूसुफ के दरमियान माजी में की हुई गुफ्तगू सुनाते हैं कि ओज़बे बोला कि ये सब करके क्या मैं बच जाऊंगा? यूसुफ ने जवाब दिया कि यकीनन, अगर तुम मेरा साथ दो तो एक हाथ पाक ज़ात का और एक हाथ उनका और एक हाथ मेरा। इस तरह तुम्हारे पास एक हाथ इजाफी हो जाएगा। तुम इसके बदौलत तुम खूब कमा सकते हो। ये सब सुनना की कार रवाना कर देते हैं। ओज़बे अब जिमरे का दीदार मुस्कुरा के करता है और अपने दिल में अर्ज करता है कि जलाल साहब, आप देख नहीं सकोगे। मुझे देख ही लेते तो इस लड़की के लिए अच्छा साबित होता। अब तो जलाल साहब ना देखने का खुमियाजा चखना पड़ेगा। और इधर इस्तांबुल जलाल की हवेली के बाहर के मनाज़ार ये बने कि एक जानिब बच्चों की टैक्सी आ रुकी और बच्चे टैक्सी से निकले और एक जानिब यूनुस की कार आ रुकी। तो यूनुस डिब्बे में बंद फ्रेम के साथ बाहर आ निकला। टैक्सी यूनुस के करीब से रुखसत हुई और बच्चे इंतजार में खड़े हो गए।
यूनुस ने बच्चों को देखा तो और बच्चों के करीब आने लगा तो सहर साहिबा बाहर हाजिर होकर बच्चों को आवाज देके बच्चों के पास आ गई और उनकी आवाज ये थी कि खुश आमदीद नानी की जान के नूर के तारे आ गए। दोनों ने कहा ग्रैंड नानी आप आ गई। वो हाजिर गई तो यूनुस ने अपने कदम बच्चों की जानिब बढ़ते हुए रोक लिए और दब्बा अपने कमर के पीछे ले गया और सहर ने बोलाद की माँ को ढूंढती हुई आंखों को देखकर सवाल किया कि बोलाद बेटा, तुम अपनी नन्ही आंखों से क्या ढूंढने में मसरूफ हो? क्या मुझे तुम नहीं बताओगे तुम क्या चीज ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी तलाश को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर दूं। शायद मैंने वो चीज देखी हो। बोलाद ने कलाम किया कि आज मम्मा दिख नहीं रही, जैसे भूत की तरह गायब हो चुकी हो। क्या आपको मालूमात है कि मेरी मम्मा कहाँ है? तो सहर सोच में पड़ गई। अब यूनुस के कदम हवेली की जानिब बढ़े और हवेली में जा दाखिल हुआ तो बोलाद बोला कि बताए ना मम्मा आखिर कहाँ है? सहर ने अपनी जबान खोलते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी मम्मा को निहायत जरूरी काम ने दावतनामा दे के अपने पास बुला लिया। इसी सिलसिले में बिना इत्तला दिए मम्मा को बाहर जाना पड़ा। तो बोलाद ने कहा कि क्या मम्मा, आपके पास आज हमसे ज्यादा निहायत जरूरी काम आ गया है? क्या मम्मा आप भी ना निहायत ही जरूरी काम क्यों पकड़ लेती हो? आपको बताना था कि मैंने आज स्कूल में क्या किया है। तो सहर अपने आप को बच्चों के सामने झुका के बोली कि अरे नानी को नहीं बताओगे आज तुमने स्कूल में ऐसा क्या किया है मेरे नन्हे शैतान? तो बोलाद एकदम बोला कि नहीं, बात खोलने के लिए मुझ पे जोर न डाले। मैं ये असल हिकायत से पर्दा खोशाए मोम के सामने करूँगा कि असल में क्या बात है। सहर ग्रैंड नानी, आपको मालूम है कि इस वक्त मेरी मम्मा कहाँ मौजूद है? सहर धीरे धीरे अपना वजूद सीधा करते हुए अपने दिल में अर्ज किया कि बोलाद बेटे, असल हिकायत मालूमात में होती तो मैं तुमको वजाहत देने के काबिल होती। तो बोलाद ने कलाम किया कि नानी आप खामोश क्यों हो गई? क्या आपको मालूम नहीं या फिर आपको मेरी मम्मा ने मना किया है? क्या मोम हमारे लिए सरप्राइज की मंसूबा बंदी कर रही है? तो सहर ने जवाबी कलाम किया कि काश ये सरप्राइज होता। असल में मुझे भी मालूम नहीं ये मंसूबा बंदी किसके लिए हो रही है, पर हमें उम्मीद हरगिज नहीं खोना चाहिए और हमें मोम और वक्त का इंतजार करना चाहिए। क्या पता वक्त भी हमारे लिए तोवाहिफ तैयार कर दे और हमें चौंका दे। अब हवेली अंदरूनी मनाज़र ये थे। यूनुस चेमरे के कमरे का दरवाजा तसलसल निगाह जमाए खड़ा था। एक खादिमा का गुजार हुआ तो यूनुस ने खादिमा को पुकारा कि सुनो मोहतरमा, आज घर इतना खाली क्यों है? तो खादिमा बोली कि जलाल साहब बैरूनी ममालिक गए हैं, आपकी वालदा इल्डेस होल्डिंग में गई है। यूनुस ने कलाम किया कि बस ये पता है, इनके बारे में मुझे मालूमात है, पर आज इस हवेली में खालीपन किसी और की गैर मौजूदगी से भी है। आज मुझे मुलाजमिन भी कम नजर आ रहे हैं। तो वो बोली कि नहीं, तो यूनुस सब मुलाजमीन अपने वक्त पे हाजिरी दी है। कोई मुलाजमीन की हाजिरी गैर मौजूदगी के बायस नहीं लिखी गई और सब अपने अपने काम में मसरूफ है। यूनुस हिचकिचाहटे घुमा फिरा के दरवाजे की तरफ इशारा किया तो खादिमा बोली ये मोहतरमा। तो यूनुस ने कलाम किया कि यही मोहतरमा। तो वो बोली कि दरअसल यूनुस साहब, इटली में आपके वालिद मिस्टर जलाल साहब को किसी ने जान बहक करने की कोशिश की और यही वजूहात की बिना पर इस मोहतरमा जेमरे को बाखासूसी जलाल साहब की हिदायत पर इटली जेमरे को बुलाया गया है और ये वजाहत जेमरे की अदम हाजिरी की सबब बनी। यूनुस साहब, तो यूनुस फौरन कलाम किया, अभी तुमने क्या कहा कि जलाल साहब को किसी ने जान बहक की कोशिश की? तो वो बोली कि जी यूनुस साहब, ये अफसोसनाक वाक़या इटली में से सुनने में आया है, क्या आप इत्तला नहीं मिली? तो यूनुस बिना जवाब दिए अपने कमरे की जानिब अपने कदम बढ़ाए। अब एल्डीज होल्डिंग के वेटिंग हॉल में गुंजे जैसे इंतजार में बैठी हो। एक खातून गुजरी तो गुंजे को देखकर रुक गई और करीब आके उस खातून ने अर्ज किया कि क्या हुआ, तुम वेटिंग हॉल में क्या कर रही हो? अच्छा, तुम मिल गई। मैंने कुछ फाइलें कॉपी करनी थी, एन वक्त पर प्रिंटर खराब हो गया है। तुम किसी को टेक्नीशियन को बोला दो या ये पुरानी फाइलें कहीं पे ले जाके प्रिंट करवा दो। तो गुंजे ने कहा कि जिसको ये काम दिया गया है वही काम करे तो अच्छा है। तो वो बोली कि फिर तुम्हारा यहाँ काम क्या है? तुम भूल गई शायद, तुम मेरे दायरा है इख्तियार में तुम आती हो, जो मैं कहूँ वो तुम्हें हर हाल में करना होगा। तो गुंजे ने कहा कि आज ऐसा हो सकता है कि आज के बाद तुम मेरे दायरा इख्तियार में आ जाओ। तो वो खातून ने कहा कि आज लगता है कि आज तुम्हारा जैकपॉट लग गया है। तो गुंजे ने कहा कि कुछ ऐसा समझ लो। उस खातून ने अर्ज किया कि देखते हैं कि तुम्हारा ये जैकपॉट कितनी मुद्दत तक तुम्हें फायदा देता है। ये कहे कि फाइलें लेके रवाना हो गई।
गुंजे गुस्से के मारे आंखें चढ़ा के बैठी थी। इतने में इल्दीस होल्डिंग के गेट के अंदर नूर मैडम आ दाखिल हुई। नूर मैडम के मोबाइल पे योनस की कॉल आ जाती है तो नूर साहिबा फोन उठा के बोली कि आखिरकार तुमने खुद फोन कर लिया, तुम तो गुमशुदा ही हो गए थे। मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था, मजाल हो कि तुम फोन उठा लो। योनस बोला कि जलाल बाबा कैसे है? तो नूर ने कहा कि तुम्हारी महबूबा ने बताया, नहीं फिक्र ना करो, अब वो ठीक है। तुम्हारी महबूबा एक नर्स है, उसके हाथों में तुम्हारे बाबा की जान है। तो योनस बोला कि इतना सब कुछ हो गया पर आप नहीं गई। तो नूर मैडम बोली कि बेटा वो तो जलाल साहब है, वो चाहे तो अपने पास कबूतर भी आने ना दे और इंसान तो बिना दावत के कहीं नहीं जाना चाहता। अब तुम्हारे साथ जलाल साहब का सिकवा करने वाली हूँ, अपने माँ के बजाय अपने बाप के साथ फोनी राब्ता किया करो। तो योनस ने फोनी राब्ता मुंतका कर दिया। तो नूर बोली, योनस बेटा जब चाहो फोनी राब्ता कायम करो, जब चाहो फोनी राब्ता मुंतका कर दो, मुंतका करने से क्या हो जाएगा। अब नूर साहिबा गुंजे के रूह बा रूह आ जाती है। तो साहिबा गुंजे को देखकर बोली कि मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए किसी काम में मसरूफ होगी, पर तुम हल्के में लेके बड़े आराम से तशरीफ जमाए बैठी हो, जैसे कोई फिक्र नहीं। तो गुंजे बोली कि मेरे मतलब का काम होगा तो मैं जरूर करोगी, मुझे लगता है वो काम आपके पास है। नूर ने कहा कि देखने में तुम बड़ी चालाक लगती हो। चालाक इंसान की एक खासियत उनके पास होती है, दूसरों का पेट नहीं देखते अपना पेट देखते हैं। वो खासियत तुम्हारे अंदर है, तुम अपना पेट भूखा नहीं मारोगी। अब मुझे एक एक करके तुम अपनी दोस्त के मुतालिक सारी मालूमात दोगी। तो गुंजे ने कहा कि इस पहले कि आप सारी मालूमात मुझसे समेटे, इस कंपनी के अंदर जो मेरा ओहदा है उसके मुतालिक आपको सोचना चाहिए। नूर साहिबा ने फरमाया कि तुम कहो तो काबीना में तुम्हारी कागज़े में नामजदगी करवा दो, बेहतर होगा कि तुम अपनी जबान बिना मुफाद के खोलो। गुंजे ने अपनी मायूस कुनराना सूरत बना ली। अब इस्तांबुल का दिन रात की तारीख में बदल जाता है। अब योनस बाथ लेके नाइट गाउन पहन के 2 गिलास लेके डब्बे के पास बैठ जाता है, बोतल से वाइन गिलास में डालता है और डब्बे को देख देख के पीता है। इतने में जलाल की हवेली के बाहर नूर साहिबा की कार आ रुकी। कार से निकल के हवेली की जानिब कदम बढ़ाए। बोला आयशा के कमरे में दरवाजा खोल के आ जाता है और जा आयशा के करीब खड़ा हुआ और कहने लगा कि आयशा आंटी मैं आपका मशकूर हूँ और आपकी वजह से ही मैं इम्तिहान दे पाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने एक दुआ के साथ मुझे फूल दिया था, मैंने उसको कलम बना डाला। अब नूर के कदम आयशा के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। आयशा ने बोलाद के कलामात पर रद्द अमल ना दिया तो बोलाद ने देख के अर्ज किया कि मैं आपको इतना कुछ कह रहा हूँ पर आपका कोई रद्द अमल नहीं, क्या आप इस पर कुछ नहीं कहेगी? जवाब दो ना। ये कहे कि बोलाद ने आयशा को हलाया और कहा कि आप उठिए ना। अब दरवाजा खोला तो नूर ने आयशा करीब बोलाद को देखा। इसके साथ ही ये एपिसोड 44 का हिस्सा 4 खत्म हो जाता है। आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी पर टेलिम इस्तांबुल की कहानी सुन रहे थे, तो लिहाजा और कहानी के एपिसोड सुन के लिए शेरू प्लेलिस्ट टीवी चैनल को